नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करूं उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस देश के अंदर ईमानदार पत्रकारिता के लिए, आज़ाद पत्रकारिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि सत्य हिंदी जैसे चैनल को आपकी मदद मिले। आप हमारी मदद कर सकते हैं, सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आप हमें डोनेशन दें, हमें आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें और सत्य हिंदी के सदस्य बने। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके, और ऐप स्टोर से भी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। सबको पता है कि विधानसभा असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। सबकी नज़र इस पे लगी हुई है कि दरअसल इन पांचों जगहों पे किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। सबसे ज़्यादा लोगों की जो निगाह है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल पे लगी हुई है और वहाँ लोगों की धड़कनें तेज़ हो रही हैं कि दरअसल ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बनकर, तिबारा बल्कि मुख्यमंत्री बनकर वापस आती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होती है। इसका एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं ग्लिम्सेस या छोटी सी तस्वीर आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल आया है और इस ओपिनियन पोल के क्या नतीजे हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इन ओपिनियन पोल्स के नतीजों के आधार पे आपके सामने एक तस्वीर हो सकती है कि असम में क्या होने वाला है, पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, तमिलनाडु में क्या हो सकता है, केरल में क्या हो सकता है और साथ ही साथ पुडुचेरी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा असम को लेकर। असम में जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ पर कांग्रेस जो है प्रमुख विपक्षी पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर देने के फिराक में है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी वहाँ लगातार 15 साल सरकार में रह चुकी थी। उनके सबसे बड़े नेता तरुण गोगोई का देहांत हो गया है, इसलिए इस वक्त असम की टीम बिल्कुल नई है। जो टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक दरअसल असम के अंदर तगड़ी टक्कर है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए और कांग्रेस का जो गठबंधन है यूपीए, इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को 42.9% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि यूपीए को 40.7% वोट मिलता दिख रहा है। एनडीए को 67 सीटें मिलती दिख रही हैं और यूपीए को 57 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां पर कुल 126 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अगर इस नतीजे पर ये जो सर्वे है, अगर इस पर हम भरोसा करें तो ऐसा लगता है कि एनडीए की सरकार वहाँ आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो वोटों का प्रतिशत है वो तकरीबन 2% के आसपास का है और जब सर्वे किया जाता है तो प्लस माइनस 3% का गैप रख के माना जाता है। इसका मतलब यह है कि असम में किसकी जीत अंततः होगी, किसकी जीत नहीं होगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होगा। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी एआईयूडीएफ के साथ जो उसका गठबंधन है उसने सारे समीकरण को एक तरीके से बिगाड़ने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी जो है फिलहाल 5 साल सरकार में रहने के बाद से वो उतनी मजबूत दिखाई नहीं पड़ रही है जितनी मजबूत उसको होना चाहिए। उधर तमिलनाडु के अंदर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि डीएमके की सरकार वहाँ आने वाली है। डीएमके, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, इनका एक गठबंधन है जिसको यूपीए का गठबंधन कहा जा रहा है। वहाँ पर पिछले 10 साल से एआईएडीएमके की सरकार थी। जयललिता जो सबसे बड़ी नेता थी उनकी मृत्यु हो गई है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उसी तरीके से डीएमके के जो सबसे बड़े नेता हैं करुणानिधि, वो भी हमारे बीच नहीं है। यानी बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग या कैसे बिल्कुल नए नेताओं के बीच में ये चुनाव लड़ा जाएगा। डीएमके की तरफ से कमान करुणानिधि के बेटे स्टालिन के हाथ में है और एआईएडीएमके की जो कमान है वो उनके मुख्यमंत्री पळनिस्वामी के हाथ में है। टाइम्स नाउ और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है ये साफ तौर पे कह रहा है कि
एआईएडीएमके की सरकार वहाँ पे जा रही है, गठबंधन एआईएडीएमके गठबंधन की सरकार जा रही है और वहाँ पर जो है वो डीएमके की सरकार आ रही है। इसके मुताबिक डीएमके लेड गठबंधन यानी जो यूपीए का गठबंधन है उसको 43.2% वोट मिलते नजर आ रहे हैं और 158 सीटें उसको मिलने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वहीं एआईएडीएमके लेड जो एनडीए गठबंधन है उसको बहुत कम उसका जो वोट मार्जिन है काफ़ी कम हो गया है, 32.1%, और उसको 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी जो यूपीए गठबंधन है या डीएमके गठबंधन है और जो एनडीए गठबंधन है आईडीएम, उनके बीच में तकरीबन 10% के वोट का फासला है। और अगर यही फासला अगर अंत तक बना रहता है तो यकीन मान लीजिए कि यूपीए को जो 158 सीट मिलने का जो प्रोजेक्शन है, ये 158 सीटें और आगे भी बढ़ सकती हैं, यानी ये 200 का आंकड़ा भी छू सकती हैं। क्योंकि जब पार्टियों के बीच में 5% का गैप होता है तो जो पार्टी 5% से ज़्यादा आगे रहती है, प्रतिशत वोट से ज़्यादा आगे रहती है, उसके पक्ष में लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। वैसे भी तमिलनाडु का ये जो सर्वे है, तमिलनाडु का जो ये आंकड़ा है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ ही इशारा कर रहा है। केरल में भी इस बार उलटफेर की उम्मीद जताई जा रही है। सर्वे के मुताबिक उलटफेर का मतलब ये कि केरल में हर बार या तो 5-5 साल के बाद सरकारें बदलती रहती। अगर एक बार यूडीएफ की सरकार है तो अगले बार एलडीएफ की सरकार होती, फिर अगले बार यूडीएफ की सरकार आएगी, फिर एलडीएफ की सरकार आएगी। पिछले 5 सालों से वहाँ वामपंथी गठबंधन की सरकार है, यानी एलडीएफ की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि दरअसल एलडीएफ की सरकार दोबारा आ सकती है। और ये हैरानी वाली बात इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट के जो चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें कांग्रेस गठबंधन ने स्वीप किया था। 20 में से 19 सीटें जो हैं वो कांग्रेस गठबंधन को मिली थी और एलडीएफ का पूरी तरीके से सफाया हो गया था। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंतर्गत ऐसा जरूर वहाँ कुछ बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से ये टाइम्स नाउ और सी वोटर का जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि वहाँ एलडीएफ की सरकार दोबारा वापस आ रही है। अगर ऐसा होता है तो केरल की राजनीति में एक चमत्कार ही होगा। इस सर्वे के मुताबिक एलडीएफ को 43.5% वोट मिल रहे हैं और उसको 82 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जबकि यूडीएफ को 38.8% वोट मिल रहा है और 56 सीटें उसको मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यानी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में 5% के वोटों का फासला है और ये 5% वोटों का फासला काफ़ी है वहाँ एलडीएफ की सरकार को बनाने के लिए। इसके बाद पुडुचेरी, आपको मालूम होगा पुडुचेरी में हाल ही में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी क्योंकि कुछ विधायक कांग्रेस के उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। पुडुचेरी में ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा वापस लौटने वाली है और वहाँ पर जो कांग्रेस लेड गठबंधन है यानी यूपीए, उसको 39.4% वोट मिल रहे हैं और कुल 12 सीटें उनको मिलने का अनुमान है। जो बीजेपी लेड गठबंधन, बल्कि ये कहें कि जो एनडीए है, उसको 45.8% वोट मिल रहे हैं और 18 सीटें उनको मिलने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी पुडुचेरी में बहुत छोटी पार्टी है, अपने बल पर आज तक कुछ बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई है, लेकिन आपको याद होगा कि इस सरकार के गिरने में बीजेपी का बड़ा हाथ माना जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र जिस चुनाव पर है वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है और नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा पिछले 7-8 महीनों से लगातार पश्चिम बंगाल वो जा रहे हैं, वहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, ममता बनर्जी पर हमले किए जा रहे हैं और पूरी राजनीति को एक तरीके से उसमें एक तरीके से मंथन इस वक्त मचा हुआ है और सबकी नज़र इस पर लगी हुई कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है। जो टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक फिलहाल इस आंकड़ों के मुताबिक भले ही वहाँ 8 फेज में चुनाव हो रहे हों, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार को कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी जो है उसको 42.2% वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं और सीटें भले ही पिछली बार की तुलना में घटती हुई नजर आ रही। पिछली बार उनको 211 सीटें मिली थी, इस बार इस सर्वे के मुताबिक 154 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले विधानसभा के चुनाव में उसको सिर्फ 10% वोट मिला था, 2016 में सिर्फ 10% वोट मिला था, इस बार उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है,
27% वोट उसके बढ़े हैं इस सर्वे के मुताबिक, और कुल 37.5% वोट उसको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और सीट 107 है। पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी एक लंबा इतिहास रहा है। लेफ्ट फ्रंट ने लगभग 35 साल तक वहाँ उनकी सरकार चली है। ममता बनर्जी की सरकार आने के पहले, उसके पहले कांग्रेस पार्टी वहाँ लंबे समय तक सरकार में थी। लेकिन इस चुनाव से स्पष्ट है कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी को वहाँ के लोग अब पसंद नहीं करते हैं, और एक तरीके से पूरी तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया है इस सर्वे के मुताबिक। उनको सिर्फ लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी का फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादे हैं उनके साथ गठबंधन हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये गठबंधन कोई बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। सिर्फ 14.8% वोट ही इस गठबंधन को मिल रहा है, और 33 सीटें उनको मिल रही हैं। 33 सीटें अगर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को मिला के मिल रही हैं, और फुरफुरा शरीफ के पीरजादे के साथ, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नतीजा होगा इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत लगाई है, लेकिन अभी भी सरकार बनाने से बहुत दूर है। ममता बनर्जी आज की तारीख में वहाँ के सबसे बड़ी नेता हैं, और कोई चुनौती बीजेपी से उस तरीके से नहीं मिल रही है। उनका वोट बैंक जो है, उनका जो वोट प्रतिशत है, वो 2011, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन, 2016 का विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, इनमें वो 42 से 45% वोट उनको लगातार मिलते जा रहे हैं, और इस ओपिनियन पोल में भी उनका जो वोट प्रतिशत है वो 42.2, यानी तृणमूल कांग्रेस का वोट में कोई घटोतरी दिखाई नहीं पड़ रही है, और ममता बनर्जी का वोट जो सामाजिक आधार है वो आज भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमलावर तेवर के बावजूद। लेकिन जो बीजेपी को जो वोट मिल रहा है, ये लेफ्ट और कांग्रेस, इनका जो वोटर है वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है। यानी लोग जो हैं वो लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी से पूरी तरीके से निराश हैं, और उनको एक नए विकल्प की तलाश है, और बीजेपी में उनको एक नया विकल्प दिखाई पड़ रहा है। तो ये थी आज की 5 राज्यों में जो टाइम्स नाउ और सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया है उसके सर्वे का नतीजा। ये सिर्फ सर्वे है, नतीजे नहीं है। नतीजे तो 2 मई को आएंगे, लेकिन इसके आधार पर एक अंदाज जरूर लगता है। तो हमने सोचा कि आपको जानकारी दी जानी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।